हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जो कहानी की सीरीज हमने शुरुआत की है, तो पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बात है, उसको हमने समाप्त कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दुलाई वाली कहानी के बारे में। दोनों रचना राजेंद्र बाला घोष जी की हैं। उन्हें बंग मेहरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं और मैं आशा करता हूँ आप लोग क्लास को एंजॉय करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक, हमें चंद्रदेव से पहली कहानी तो हमारी हो चुकी है। एक सेकंड, धुलाई वाली इस वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार हम क्रम बाई क्रम सभी कहानियाँ 21 कहानियाँ हैं हमारे सिलेबस में, यूजीसी नेट के सिलेबस में। आपको पता होगा कि जो हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, उसमें भी नेट का सिलेबस और प्रोफेसर का हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस बिल्कुल समान है। तो दोनों का सिलेबस सेम होने के कारण आपके लिए लाभदायक है। तो आप सभी कहानियाँ विस्तार से देखें। हमने चंद्रदेव से मेरी बात कहानी में पूरी कहानी की विस्तार चर्चा की थी। इसी प्रकार सभी कहानियों की हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दुलाई वाली कहानी 1907 इसका प्रकाशन वर्ष है। लेखक के जन्म से क्वेश्चन आने लगे तो 1882 लेखक का जन्म हुआ था राजेंद्र बाला घोष जी का। 1951 उनकी मृत्यु हो गई थी। बंग विभाजन का परिवेश है, मतलब विभाजन के समय जो भी घटनाएं घटी थी। ट्रेन में कुछ हास्य प्रधान कहानी है। दो परम मित्रों का रेल यात्रा के दौरान हंसी मजाक भी है। राजेंद्र बाला घोष की अन्य कृतियाँ, कौन कौन सी उनकी कृतियाँ उनके द्वारा लिखी गई हैं। कुंभ में छोटी बहू 1904, दान प्रतिदान 1906, चंदेव से मेरी बात है 1904, मूला 1908, दालिया 1909। इनका पुस्तक कुसुम संग्रह है, कुसुम संग्रह का संपादन आचार्य सुकृत जी ने किया था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए तो हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी आप लोग प्रयास करिए, पीडीएफ में तो हम पढ़ाएंगे ही, आप लोग अपने पास नोट्स रखें। तो उससे जो जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको आप नोट्स करते जाएं और उसमें कहानी को क्रम बाई क्रम देखते रहिए आप लोग। ठीक, कहानी थोड़ी बड़ी है तो आप लोग बने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बंग मेला के नाम से मुझे जाना जाता है राजेंद्र बाला घोष जी को। चलिए तो शुरू करते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा दीजिएगा। अगर आपको लगेगा मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो बता दीजिएगा। ठीक, काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गेंदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियां की कई डिब्बियां और सुगनी की पुड़िया थी। ठीक, इसको हम कोई नहीं। उस समय दिन के 11 बजे थे। गेंदोलिया गेंदोलिया स्थान क्वेश्चन आ जाएगा, गेंदोलिया किस कहानी में स्थान वाले थे। गेंदोलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंडे में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के बासोपयोगी थी। नवगत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ा, बाई कोठरी में उसके हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। पात्र कौन कौन से इस कहानी में? सीता एक पात्र हो गया। ठीक, क्या है कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका। उम्र कितनी है? 10 वर्ष। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। बालिका खड़ी हुई, तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला लाओ। ठीक, सीता इसकी मतलब साली हुई रिश्ते में। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखती हुई पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को आज ही जाना होगा। ये लोग जो उसकी पत्नी है वो अपने मायके आई है, तो उसने कहा है कि आज हम लोगों को अपने घर वापस जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्यचकित होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते, तुम तो जानते हो कि मुझे से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता, आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता, मतलब किसी भी हाल में आज जाना नहीं हो सकता है। तुम आज कहती हो? हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर, पात्र नवल किशोर कलकत्ता आ रहे हैं, आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही आने के लिए इसरार किया है। हम लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। ठीक है, मुगल सराय स्थान का नाम, इलाहाबाद स्थान का नाम। उनको तार मुझे घर से मिलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए हैं तब कल के बदले आज ही सही, कोई
बात ही नहीं है, जाना है ही। हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करावे, क्या एक गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा। अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूरी उनके साथ जाओगे, पर मेरे को नाकों में दम आ जाएगी। क्यों, किस बात की। उनकी हंसी से और किसी से। हंसी ठट्टा की राय में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगी, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तुम्हारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी की बात उड़ा दी, सही है, वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई है, पर मुझे उनकी ऐसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूरी क्यों खाने लगी। इतने कहकर बंशीधर कोठरी के बाहर चले गए। पात्र बंशीधर, ठीक। बंशीधर नवल कुशल मित्र हैं एक दूसरे के। बंशीधर की पत्नी है और वो साली है सीता। मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही उनकी देह की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लगा दी, मतलब गदर मचा दी। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के उनका घर है, इलाहाबाद है। बनारस में ससुराल है। अभी जो यहाँ आए स्त्री को विदा कराने आए। ससुराल में एक साले, एक साला, एक साली और सास के सिवा कोई दूसरा नहीं है, कोई नहीं है। नवल कुसुर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल आ जाएगा। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो काबिल हैं। वाह, मित्र, परम मित्र। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती रोती तैयार होने लगी। जानकी देवी उनकी पत्नी के नाम है, ठीक। बंशीधर, जानकी देवी। कोई चीज कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हम हर समय बने रहे। सीता के बाप के रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घिरे रहते हैं। छूची को कौन पूछे। एक कारण है। सुबह इस समय कहाँ गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, बेरगड़ी बिछवाने से बातें करते रहते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर बिचाने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतनी ऊपर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराय पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पारी की गाड़ी ही कर लूँ, उसमें अब तरह का आराम रहता है। जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपये किराया मांगा, तब बंशीधर ने कहा चलो का ही सही, पैसा ज़्यादा मांग रहा है, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का लिया और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के के पास जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचती अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। एक के बारे के कान बजाकर जानकी ने पूछा क्या हुआ, क्या कोई चीज़ जरूरी चीज़ भूल गए हो। नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर बिलायती ही पहना है। नवल कट्टर स्वदेशी आदमी है, स्वदेशी हुए हैं। वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं, देखेंगे 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक बिलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए। देसी लेने में दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। अच्छी बात। जानकी जरा भौं टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या बुरी है, क्या है बुरी है। इतने में स्टेशन की कुलियों ने आ घेरा। बंशीधर ने कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 का टिकट मिलता है। बंशीधर फरक के बोले, अगर मैं 1.5 का ही टिकट दूँ तो। इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आंख रही हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। तो ये चक्कर लगा दिया होगा कि देखें नवल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं।
बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तैरा गए, भीतर घुस घुस कर एक ही डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत में आप खिजला उठे और सोचने लगे, मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी पर आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया, अच्छा जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अच्छी सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनोगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं है। रेल की बात ठहरी, बंसीधर झट गए, जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बैठाया और पूछ ली, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं है, कोई अटका हो गया, कहकर अब बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो डेढ़ी दर्जे का था, पर डेढ़ी दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 स्त्री पुरुष बैठे थे। 10-12 समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचती गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर पहुंच गई गाड़ी। मिर्जापुर में पेट रंग सिखा, तो मतलब भूख लगी यार, सफ़र हो गया तो भूख तो लगेगी। उसने सुनाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है, चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा की बनाई बंसीधर ने बनारस छोड़ दिया था अच्छे से खाए बना, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठे आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधाई, सोचा क्यों आए पूछ लें, सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियाँ नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती हैं। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि भी चाहते तो इस समय डोड़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे बैठे तो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के जान पड़ते थे, अधिक सभ्य कोई नहीं था, तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी और बेचारी सर तक ओढ़े, सिर झुकाए, हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा, इनके संग वाले बद्ध पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। यही तो करके तीसरी घंटी बजी और स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगली के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप से उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ ना थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिखे तब तक वो बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्टता स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनी तो नहीं आइले हो, देखो रोवन करथईन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा होई। पहली, दूर बोरा ही जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी, ताऊ हो भलू तो कहू गया कर। दूसरी बद महिला से पूछने लगी, कौन गाँव उतरबू बेटा, मिर्जेपुरा चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वो सब ना सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछला ना, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो, आई इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गाँव हो भैया, हो गैया। अरे नहीं जानू, प्याग जी प्याग, जहाँ मनई मकर नाहे जाला। दूसरी, भला प्याग जी काहे ना जाने, ले कहे के ताई तोरे पंच धर्म के दाई, 4 दाई नहाय चुकी हो, ऐसे हो सोमवारी और गैन धक्का एक धक्का लगा रहा तौन तोरे काशी जी नहान गए रे। थोड़ी भाषा वैसी है, मतलब समझ लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहली, आ भी जाए के तो सब आउ जाता बटल बाटेन, फुने साय तो बिचारो विपद में ना पड़त बाटल। हे हम पंचा जाए, राजघाट टिकट कटो ली, मुगल के सराय उतर जाए, उतर ली, हुरदापुन चढ़ी। दूसरी, ऐसे में एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और संगे रही दकाने टिसनिया पर उकर मलकवा उतरे के जुरतइयाँ गड़ियाँ खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरिया, ये साहब गड़िया खड़ी कर, ये साहब गड़िया तनी खड़ी कर दे, भला गड़िया तैनाती काहे की खड़ी हुई। वो मेरुरबा बड़ी उजवक रहल, भला क्यों की चिल्लावे से रेलिए काहू खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने स्त्री पुरुष थे एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयां करने लगे। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकस का पल्ले बाय का नहीं, ए साहिबा सुनी तो कलकत्ते ताई से मसूलिया ले, अरे यूँ तो नहीं कि दूर से आवत रह लेना, फरागत के बाद उतर लेन।
चौथे, हम तो इनके संग के आदमी के देखो ना की हो गई हो, हम देखे रहे ले मजे की टोपी दे ले रहे इनको। इस तरह उनकी बेसर बेसर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर उठ उठी। तब भी उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नहा कोने और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से बेबी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं जो ऐसा ही, तो दूसरी गाड़ी में आने तक मैं स्टेशन में ही ठहरा दूँ रहूँगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं, यदि पता मालूम हो जाएगा तो इन्हें इनकी ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की बाग धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, ये बात तो अब भली कही। नाही भैया, हम पंच काय के क्यों से कुछ कहीं, अरे एक के एक करत ना बात तो दुनिया चलत कैसे बा इत्यादि। ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने एक विषय में कुछ ना कुछ कह डाला। पिछले कमरे से केवल एक स्त्री जो फरासीसी छीट की धुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकाल कर बंशीधर की ओर और ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका सही नहीं है, आचरण इसका अच्छा नहीं है महोदय। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने ने कोई बंशीधर और स्त्री को धीरे दिलाकर आकाश पाताल की सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षिता स्त्रियों ने मुंह खोला। कहा, भैया जो क्यों बिना टक्कर के आवत हो तो ओकर का सजा होला। अरे ओका ही नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दे लेन और अपुगा टाउन टिकट लेन के चले देन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बसीदार इसके जेवर छीनकर रफ हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा बाबूजी कुछ हमरा साझा, कुछ 50-50। उसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो चुप हो गया था, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदल लिए बिना ना रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया ने उस शिष्य को पास बैठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सवाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी तो किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने ना माना। जानकी को उस भद्र महिला को एक ठिकाने बैठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर की जाति वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ रखा था, किसी बहाने से भागे। कौन ब्याज में पड़े भागे वो। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई। यह क्या कर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी शायद में घर से निकली कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने डुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्री को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि डुलाई वाले ने मुंह खोलकर नवल को सुर्ख निकला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी ऐसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता कि वो तुम्हारी ही बहू है तो अच्छा, तो भी गई कहाँ। बेलोग तो पालकी गाड़ी में बैठे हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं अब हाल सुन लूँगी तब चलूँगा। हाँ, यह क्या तो कहें तो मिर्ज़ापुर में कहाँ से आने के लिए। मिर्ज़ापुर नहीं बल्कि कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। जब तुम मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगा देते तब मैं ड्योढ़ी दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट हो जाऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते नौबत आ गई, नौबत पहुंची। अच्छा चलो, जो होगा उसे माफ़ करो। ऐसा सुन बंशीधर प्रसन्न हो गया। दोनों मित्रों बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली रेल में आ रही थी बहुत तंग हुई। उससे तो तुमने नहा को लाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़ी गया था, 4 हाथ की धुलाई की बिसाती कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधु में खूब हंसी मजाक हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो इन लोगों की हंसी ऐसी होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी इस राम कहानी लिखने के लिए छुट्टी मिली। तो बढ़िया कहानी है।
मस्त मतलब व्यंग है क्या मज़ा है, हंसी मजा आकर दोस्त जब मजाक करते हैं एक दूसरे से कि भाई आ जाओ चलेंगे, तुम आ जाना, इलाहाबाद आ जाना, वहाँ से चलेंगे। आप इलाहाबाद आ गए लेकिन बताया नहीं कि हम आ गए, अरे यार सॉरी यार वो मैं भूल गया था, क्या करें। इसी प्रकार हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो धुलाई वाली तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, एस्पायरेंट जोन हिंदी साहित्य। बाकी अगली कहानी में मिलते हैं, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे। बाकी उस कुछ समय के लिए टाटा बाय बाय।